अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो है कि मुद्रण कला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। याद रखिएगा कि जो यूरोप पूरा बदला ना, उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक्चुअली जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत आप कह सकते हैं कि वो चीन में हुई थी, क्योंकि चीन ने सबसे पहले पेपर बनाया था और यहीं पर वुड ब्लॉक पेंटिंग का आविष्कार हुआ था। इसमें क्या होता था, लकड़ी का एक खांचा होता था, खांचे में लेटर्स को इस तरीके से उल्टा लिख दिया जाता था, फिर इसको स्याही में डुबोकर पेपर या कपड़े पे प्रिंट करते थे। तो ये वुड ब्लॉक पेंटिंग शुरू हुई थी, जो कि जापानीज कल्चर, कोरियाई कल्चर और चाइनीज कल्चर में आपको बहुत देखने को मिलेंगी। यहाँ की जो शुरुआती बुक है, जैसे कि डायमंड बुक, इन सब में आपको वुड ब्लॉक पेंटिंग के अच्छे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे और इस वजह से छपाई होनी आसान हो गई और जो किताबें हैं वो सस्ती होने लगी। अच्छा, इसी दौर पे 12वीं सदी के आसपास क्या हुआ कि सिल्क रूट से चाइना पहुंचता है मार्को पोलो। इटली का था वो एक ट्रैवलर जो कि चाइना पहुंचता है और चाइना में उसने वुड ब्लॉक पेंटिंग देखी और इसको लेके वो गया यूरोप। मार्को पोलो का प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूरोप लेके जाना, एक तरीके से आप मान के चलिए कि यूरोप में एक नए सदी की शुरुआत होने वाली थी। वहां पे इसके बाद से फ्यूडलिज्म की समाप्ति हुई। इसी के बाद से वहां पे नए तरह के पॉलिटिकल सिस्टम बने, राइट्स की डिमांड हुई, नए नए राइटर्स आए, धार्मिक सुधार हुए। ये सभी इसी प्रिंटिंग कल्चर की वजह से पॉसिबल हुआ। तो प्रिंटिंग मानव इतिहास की एक ऐसी महानतम खोज है जिसने सोसाइटी को, कल्चर को, थॉट प्रोसेस को एक नई दिशा प्रोवाइड करी। और ये वुड ब्लॉक पेंटिंग आगे चल के योहानसन गुटेनबर्ग, इसने क्या किया, अपने पिताजी की तेल पेराई की मशीन देख ली और उससे इसको कॉन्सेप्ट आया कि यार अगर मैं इसमें इंक डाल के इसको प्रेस करूंगा तो फिर यहां पे पेपर में छपना शुरू हो जाएगा। और उसने पहली बार छपाई मशीन का आविष्कार किया और इस छपाई मशीन के बाद जो सबसे पहली किताब थी वह थी बाइबल। बाइबल आराम से लोगों के हाथ तक पहुंची उसके बाद, और फिर इसने तो पूरे यूरोप को बदल के रख दिया। इस तकनीक ने एशिया, अफ्रीका और भारत सबको इन्फ्लुएंस किया। ज्ञान विज्ञान का प्रसार ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि धार्मिक सुधार, राजनीतिक सुधार, शिक्षा और मॉडर्निटी, इन सब का अगर कोई बेस है तो वो प्रिंटिंग कल्चर है। तो प्रिंटिंग कल्चर ने दुनिया को एक नई दिशा दी थी। अब इसकी वजह से क्या क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है, इसको समझ लीजिए। पहला तो है ज्ञान का प्रसार, शिक्षा का विकास। जैसा हम जानते हैं कि पहले हाथ से लिखे जाते थे ग्रंथ, उनकी प्रतियां बहुत सीमित और महंगी होती थी ना, वेलम होता था, उसमें लिखे जाते थे। बाद में पुस्तकों को सुलभ और सस्ता बनाया इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने। पेनी बुक बनी, पेनी बुक्स, 1 सेंट की एक किताब, ये बिक रही है मार्केट में। सोचिए किताब पढ़ना कितना बड़ा उसमें लग्जरी रहा होगा, लेकिन उस लग्जरी को आम आदमी तक पहुंचाया इस पेनी बुक्स ने। लेकिन हाँ, जैसे आज के समय में आपकी माताएं आप लोग को डांटती है मोबाइल यूज करने के लिए, वैसे उस समय किताब पढ़ने वालों को बुरा माना जाता था कि दिन भर किताब में घुसा रहता है। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका असर देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जो धर्म गुरु हैं, अभिजात वर्ग है, इनके पास से शिक्षा नहीं रह गई, अब ये आम आदमी तक पहुंच चुकी थी। विश्वविद्यालय और उनके पाठ्यक्रमों में नई नई किताबें आने लगी और शिक्षा का व्यापक विस्तार जो है देखने को मिलता है। धार्मिक सुधार, अब इसी दौर पे मार्टिन लूथर ने क्रिश्चियनिटी के एक नए सेक्ट की शुरुआत करी, एक नया सुधार किया, एक नया रिफॉर्म किया और उसे कहा गया प्रोटेस्टेंट्स। 95 थीसिस इनकी एक फेमस स्टेटमेंट्स की बुक है, जो कि लोगों के बीच जाके जो कैथोलिक चर्च है उसकी उन बुराइयों को, उस आडंबरों को अटैक किया और उसके बाद एक नया सिस्टम वहां शुरू हुआ, एक नया धर्म शुरू हुआ, उसे कहा गया प्रोटेस्टेंट्स। तो बाइबिल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद शुरू हुआ, आम लोग सीधे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगे, चर्च का एकाधिकार खत्म होना शुरू हुआ और एक आलोचनात्मक दृष्टि और स्वतंत्र चिंतन जो है वो शुरू हुआ। यही समय है जॉन लॉक का, यही समय है जिस समय मॉन्टेस्क्यू ने गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट दिया, यही समय है कांट का। इन लोगों ने नए विचार दिए लोगों को और उसके बाद तो पूरा यूरोप एक नई दिशा में आगे बढ़ता चला गया। तो राजनीतिक एंड सामाजिक जागरूकता इसका शुरू हुआ, नए समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से जनमत का निर्माण संभव हुआ, नई विचारधाराएं आई, नई घोषणाएं आई, क्रांतिकारी साहित्य आई। आप समझिए गुज़ेप मज़ीनी, उसने इटली के एकीकरण में भूमिका जो निभाई थी, वो गुज़ेप मज़ीनी की वो सारी बातें, यंग इटली, यंग यूरोप, इसके माध्यम से क्रांतिकारियों ने जनता तक अपनी बातें पहुंचाई।
तो ये वो दौर है जहाँ पे एक नया सिस्टम हमको देखने को मिला और आप देखेंगे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे स्ट्रेंथन होती चलेगी, उसके बाद रेवोल्यूशन का एज शुरू होता है और आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के फॉर्म में सबसे पहला रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा जिसने पूरे यूरोप को असर में डाल दी। मैटरनिख ने एक बात कही थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस ऑल यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब फ्रांस को सर्दी होती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। लिटरली बात है जब जब फ्रांस में क्रांति हुई उसका असर पूरे यूरोप में देखने को मिला है। और वो तभी संभव हुआ जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू छपने वाले पर्चों ने लोगों के अंदर एक नया ज्ञान दिया, एक नया ज्ञान का प्रसार हुआ और उसके कारण एक नई सोसाइटी का डेवलपमेंट हमको देखने को मिल जाता है। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और कई सारे और डेमोक्रेटिक जो वहां पे रेवोल्यूशंस हुए थे उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया था और जनता को सोचने के लिए एक नया आयाम मिलना शुरू हो चुका था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो कोपरनिकस जिन्होंने पहली बार कहा यूरोप में कि ये जियोसेंट्रिक नहीं हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, मतलब सन इज अ सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अलग बात है इसके बाद उनको मार दिया गया। गैलीलियो ने भी माफी मांगी थी लेकिन उन्होंने भी नए चीजों की खोज करी। न्यूटन ने, मतलब आप समझिए कि गणित के, फिजिक्स के जितने भी स्टार्टिंग लॉज हैं जो स्टिल बेसिक लॉज माने जाते हैं उन सभी को न्यूटन ने पब्लिक के बीच पहुंचाया था। उसके बाद फेस आपको दिख ही रही है कहाँ पहुंची है। तो ये वैज्ञानिक क्रांति और इनलाइटमेंट का जो एज है ना, इसको इतना ज्यादा स्पीड मिला कि पूरा यूरोप जो है वो बदल गया। भाषा और साहित्य पर भी प्रभाव, जैसे मैंने कहा पैनिक बुक्स, इसके अलावा ग्रिम ब्रदर्स ने लोक भाषाओं, जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स हुआ करते थे, वो गांव गांव घूम के लोकल भाषाओं को इकट्ठा किए, वो सॉरी जो लोकल कहानियां थी उनको इकट्ठा किए और उन कहानियों को प्रिंट करवा के जनता के बीच में पॉपुलर किए। और आप मान के चलिए जो प्रशियन अंपायर था, उस प्रशियन अंपायर को हटाने के पीछे बहुत बड़ा कारण बना था ग्रिम ब्रदर्स की ये पुस्तकें, जो लोक कथाओं से भरी हुई थी और उसने जर्मनी, जो आज का जर्मनी है, उसकी रूपरेखा उस समय तय हुई थी। तो ये सारी चीजें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुई। राष्ट्रीय भाषाएं बनी। फ्रांस का जो फॉर्मेशन है फ्रेंच लैंग्वेज से, इटली का इटालियन लैंग्वेज से, जर्मनी का जर्मन लैंग्वेज से बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। तो कवि, लेखक, दार्शनिक, इनकी जनता तक पहुंचने लगी। तो निष्कर्ष में आप देखेंगे कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है इसने सोसाइटी को ज्ञान का नया आयाम दिया, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके थ्रू मिली क्योंकि लोग पढ़ना शुरू कर चुके थे। पढ़ने की वजह से उनकी एनलाइटमेंट हुई, जागरण हुआ और जागरण की वजह से थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ और जिसने उनको यह विल प्रोवाइड की कि वो अपने लिए राइट्स की डिमांड कर सकते थे। इसके अलावा शिक्षा का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। लोग अब पढ़ना शुरू कर चुके थे, हर किसी को शिक्षा का अधिकार मिला, खासकर महिलाओं को। धार्मिक सुधार हुए, जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर राजनैतिक क्रांतियां, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इसके अलावा जर्मनी में जो डेवलपमेंट हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, इंग्लैंड का एकीकरण हुआ जो जिसे हम आगे चल के यूके कहे, और विज्ञान और साहित्य के में आपको नई ऊंचाइयां मिली। राष्ट्रीय भाषाओं, सांस्कृतिक चेतना, इन सबको मजबूती मिली। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने मध्यकालीन समाज को आधुनिक समाज की ओर जोड़ा। एक तरीके से यह संक्रमण मार्ग है, ट्रांजिशनल फेस है। दैट्स वाई इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के एज को हम कभी कभी एनलाइटमेंट एज भी कह देते हैं, रेनेसॉ भी कह देते हैं, नॉलेज रेवोल्यूशन भी कह देते हैं। ये सब इससे जुड़ा हुआ भाग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।